फर्स्ट पार्ट में हमने जानने की कोशिश करी थी कि हमारी ब्रेन साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है, हम पढ़ाई में फोकस क्यों कर पाते हैं, डिस्ट्रैक्शन क्यों बहुत आसान होती है हमारे लिए, या फिर हम फोकस कैसे कर सकते हैं। इस सेकंड पार्ट में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस कर सकते हैं जिससे हम अपना दिमाग और तेज कर सकें, या फिर फोकस, लर्निंग, कंसंट्रेशन, इन सब चीज़ को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इस वीडियो में जो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा उन सब चीज़ों ने मुझे काफ़ी हेल्प करी है, जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपेरिमेंट किया इन सब चीज़ों के साथ। तो मेरी उम्मीद ये होगी अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, मे बी आपको भी ये सेम तरीके से हेल्प करे आपकी लाइफ में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी जो डाइट में, लाइफस्टाइल में, वो यही है कि हम फिजिकली इतना थकते नहीं है जितना हम मेंटली थकते हैं, जिसे हम मेंटली फटीग बोलते हैं। यानी कि अगर आपकी लाइफ ऑफिस वाली है, या फिर आप स्टूडेंट हो, या फिर आपके एग्जाम चल रहे हैं, तो आप फिजिकली इतना नहीं थकेंगे जितना आपको मेंटली ज़्यादा पावर चाहिए सोचने के लिए, सस्टेन करने के लिए जो एनर्जी चाहिए। हमारी लाइफस्टाइल में ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो हमारी कॉग्निटिव का डिक्लाइन करती हैं। उसका रीज़न ये है, सबसे पहली चीज़ तो यही है कि डाइट। आप अगर कुछ भी चीज़ कर लें, कितने भी मैं आपको हैक बता सकता हूँ, मगर सबसे पहली प्रॉब्लम यही है कि अगर आपकी अनहेल्दी डाइट है, सिंपली अनहेल्दी से मतलब यही है कि शुगरी ड्रिंक, जंक फूड, उसके कई सारे रीज़न है जंक फूड आपको क्यों अवॉइड करना चाहिए। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, सिर्फ मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि जो भी चीज़ आप खाते हैं वो ग्लूकोज बन के आपके ब्लड में जाता है, वही आपका ब्लड ब्रेन बैरियर जो है, जो ये वो क्रॉस करके आपके जो है नर्व सेल्स में भी वही चीज़ जाती है। कि सपोज अगर आप सुबह उठ के जो भी चीज़, अगर मॉर्निंग में कुछ भी आप खा रहे हैं ब्रेकफास्ट में, आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक करता है, फिर डाउन चले आता है, फिर आपको भूख लगती है, फिर आपका मेंटल फटीग चले आता है। यानी कि न्यूरॉन्स के लिए, ब्रेन सेल्स के लिए उतनी फ्यूल ही नहीं है कि वो सही से वर्क कर सके। सो अब यही चीज़ है कि जब भी हम डाइट की बात करते हैं तो हम हमेशा बात करते हैं कि हम बॉडी बनाने के लिए कौन सी अच्छी डाइट हो सकती है। हम ये चीज़ क्यों नहीं बात करते कि क्या हमारे ब्रेन फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए उसके लिए भी कोई डाइट हो सकती है। 100% हो सकती है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब भी हम बात करते हैं जीनियस पर्सनैलिटीज़ की, जैसे एग्जाम्पल के हम आइंस्टाइन को ले लें, उनके दिमाग में और नॉर्मल जो लोग हैं उनके दिमाग में क्या फ़र्क है कि उनका जो लेफ्ट और राइट ब्रेन था उनमें बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन था आपस में। यानी कि जो उनके थॉट हैं प्रोसेसिंग में वो बहुत ईजिली फ्लो करते थे, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था। कुछ सर्टेन न्यूट्रेंट है जो सिर्फ आपके ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए हेल्प करते हैं। जैसे मैं सबसे सीक्रेट आपको न्यूट्रेंट आपको बताऊं, वो है एसिटिकोलिन। वो डायरेक्टली अगर आप उसे ब्रेकफास्ट में लेते हैं, वो आपके न्यूरोट्रांसमीटर, यानी आपके एक हिसाब से समझ सकते हैं कि आप ब्रेन फ्यूल है वो आपका। एक और बात मैं आपको बताता हूँ, जो एथलीट होते हैं उनमें स्टडीज़ हुई थी, खासकर जो बास्केटबॉल प्लेयर हैं या चेस प्लेयर्स हैं। बास्केटबॉल में सिर्फ फिजिकल आपको एनर्जी नहीं चाहिए, उसके साथ साथ आपको एक मेंटल एबिलिटी चाहिए। जो मेंटल एबिलिटी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी फिजिकल एबिलिटी होती है। बहुत ही कम सेकंड में उनको डिसीजन लेना होता है। अब उन एथलीट्स में वो ये पाया गया था कि एसिटिकोलिन की जो उनकी क्वांटिटी है, यानी कि वो डोमिनेंट थे एसिटिकोलिन में। अब यहाँ पे हैरानी वाली बात यह है कि जो भी न्यूट्रिएंट ब्रेन फंक्शनिंग या फिर दिमाग को तेज करने के लिए ज़रूरी होते हैं वो हमारी इंडियन डाइट में नहीं है। सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताया कि एसिटिकोलिन बहुत ही कम फूड में वो मिलता है। सेकंड चीज़ ओमेगा 3 हमारी डाइट में नहीं है। थर्ड चीज़ विटामिन सी और विटामिन डी। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि काफ़ी सारी स्टडीज़ इसके पीछे हो चुकी हैं कि 10 में से हर 7 इंडियन में विटामिन सी की भी कमी है, विटामिन डी की भी कमी है। अगर विटामिन सी और विटामिन डी की कमी होगी, ओमेगा 3 की कमी होगी, तो 100% ये है कि आप अपना जो आपकी एबिलिटी है नॉर्मल फंक्शनिंग की, नॉर्मल भी आप अचीव नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा अगर उसके ऊपर भी अगर जंक फूड ऐड कर रहे हैं, फिर तो आप ये सोच सकते हैं कि डेफिनेटली आपका उससे IQ और कम हो रहा है। उसके अलावा भी बहुत सारे फूड्स होते हैं, मैं सब डिटेल में नहीं जाऊँगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। और हल्दी 100% आप ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में खाना खाने के बाद। वो आपके जो डायरेक्ट BDNF जिसे कहते हैं ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर, जो एक हिसाब से हमारे ब्रेन के ग्रोथ हार्मोन है। जैसे टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी के लिए ग्रोथ हार्मोन्स है, वैसे BDNF हमारे उसके लिए ग्रोथ हार्मोन्स है ब्रेन के लिए। और इसके अलावा कॉफ़ी भी लेते हैं लोग, बहुत अच्छा न्यूरोट्रांसमीटर है कॉफ़ी भी। बट कॉफ़ी के साथ एक प्रॉब्लम है, अगर आप स्टूडेंट हैं और आप एग्जाम में जा रहे हैं या इंटरव्यू में जा रहे हैं, कोई भी ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आपको फोकस रहना है, काम रहना है, वहाँ पे मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कॉफ़ी के लिए। कॉफ़ी उन चीज़ के लिए अच्छी है जब आप कुछ एक्टिवली करना चाह रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी बेसिकली। मगर जहाँ पे आपको अगर काम रहना है वहाँ पे कॉफ़ी वर्क नहीं करती है, क्योंकि कॉफ़ी से होता ही है कि उससे आपकी हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज़ होती है, और उससे आपकी जो हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं, या फिर दिल जो आपका तेज धड़केगा, घबराहट होगी, यानी कि एंजाइटी होगी। तो ऑलरेडी हम एग्जाम देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, तो हम ऑलरेडी नर्वस होते हैं। कॉफ़ी पीने के बाद वो आपको और बायोलॉजिकली सपोर्ट करेगा घबराने के लिए या एंजाइटी के लिए। उसके अलावा न्यूट्रॉपिक्स होते हैं जो ब्रेन के सुपर फूड्स हम बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स हैं जो मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूँ। जैसे फर्स्ट चीज़ है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ब्राह्मी,
काफ़ी सारी साइंटिफिक स्टडीज़ हो चुकी हैं, और वर्ल्ड वाइड जितने भी आप सप्लीमेंट देखेंगे जो स्पेशली ब्रेन सुपर फूड्स बोलते हैं, जिन्हें ब्रेन सप्लीमेंट्स बोलते हैं, जो एथलीट्स तक लेते हैं, उनमें आपको ब्राह्मी मिलेगी, और लोग उनके लिए हज़ार डॉलर तक पे करते हैं। जो खासकर ब्राह्मी हो गई, शंखपुष्पी हो गई, ये मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूँ। अश्वगंधा हो गया, अगर मैं बात करूँ बहुत सारे मैं सप्लीमेंट आपको बता सकता हूँ जो ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट सिर्फ एक मुझे सजेस्ट करना हो तो ब्राह्मी सबसे इंपॉर्टेंट है। सो अब मैं नेक्स्ट आपसे बात करता हूँ, वो है हिपोकैम्पस, जो मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे मेन हमारी जो है मेमोरीज रहती हैं। और ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर जिसका हिपोकैम्पस का साइज़ अगर कम होता रहेगा, उतना हमारा मेंटल डिक्लाइन होता रहता है। डिमेंशिया, अल्जाइमर, ये सारी जैसी बीमारियाँ जो है, भूलने की बीमारियाँ या फिर ये सारी चीज़ें जो होती हैं, और उसके साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए आप क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। बहुत ऑब्वियस लगेगा आपको, बहुत बोरिंग लगेगा, बट ये सारी चीज़ें साइंटिफिकली प्रूवन है जो मैं आपको अभी बताऊँगा। सबसे पहली चीज़, जो आपका हिपोकैम्पस का साइज़ कम होता है, उसका सबसे बड़ा रीज़न है स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, एक्यूट स्ट्रेस, डिप्रेशन। जो भी अगर आप स्ट्रेस की बात करें, स्ट्रेस को कम करेंगे तो हिपोकैम्पस का साइज़ इंक्रीज़ हो सकता है। तो अब स्ट्रेस को कम करने के लिए सबसे पहली चीज़ तो फिजिकल एक्सरसाइज है, फिजिकल एक्टिविटी है। फिजिकल एक्टिविटी का मतलब ये है कि कुछ भी आप कर सकते हैं, सिर्फ फिजिकली एक्टिव रहना है आप। इसके लिए एक स्टडी भी हुई थी जिसमें पार्टिसिपेंट ने 1 महीने तक जो है नॉर्मल वॉकिंग करी थी। 15 मिनट 20 मिनट चलने से ही उनका जो है 2% हिपोकैम्पस का साइज़ बढ़ा था। तो नॉर्मल वॉकिंग से भी हो सकता है, एक्सरसाइज, वर्कआउट, इन सब चीज़ों से, क्योंकि स्ट्रेस कम होता है और हिपोकैम्पस का साइज़ इंक्रीज़ होने का चांसेस होते हैं, मेंटल एबिलिटी बढ़ रही है आपकी। तो यही चीज़ है कि जब भी हम वर्कआउट कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि हम अपनी बॉडी के लिए कर रहे हैं। नहीं, वो हमारी बॉडी के साथ साथ हमारी ब्रेन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेन का भी हमारा वर्कआउट हो रहा है। उसके अलावा नेक्स्ट चीज़ है वो है आपका सिंपली मेडिटेशन। अगर आप स्टूडेंट हैं, मेडिटेशन से बेस्ट चीज़ कुछ नहीं हो सकती। जब भी मेडिटेशन करते हैं उसमें हमारा जो ब्रेन वेव है वो बीटा से अल्फा के बीच में आता है। जो नॉर्मली हम मूवी देखते हैं तब भी हमारा वही ब्रेन वेव होता है। तो उसमें होता है कि सजेस्टिबिलिटी हाई होती है, कंसंट्रेशन, फोकस, नई चीज़ सीखने की जो लर्निंग पावर है वो हमारी इंक्रीज हो जाती है। जब हम मूवी देखते हैं तो हमारा एनालिटिकल माइंड एक्टिवेट नहीं होता, तो हमारी जो प्रोग्राम वो डायरेक्ट जो हम देख रहे हैं वही चीज़ माइंड में हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। मान लो अगर वो नेगेटिव प्रोग्रामिंग है उसमें, उसका मतलब ये नहीं कि वो ब्रेन वेव हमारे लिए ख़राब है। वो चीज़ अपने जो है पॉजिटिव अपने बेनिफिट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, वो चीज़ नेगेटिव के लिए भी हो सकता है यूज़। मेडिटेशन करने के बाद अगर आप स्टडी करते हैं आप इजीली चीज़ याद कर पाएंगे, क्योंकि मेडिटेशन में आपकी सजेस्टिबिलिटी हाई हो जाएगी, सेम आप ब्रेन वेव आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो भी आप पढ़ेंगे, जो भी चीज़ आप करेंगे, क्रिएटिव सोचेंगे, कुछ नया करना की सोचेंगे, ईजिली हो जाएगा। शावर आप करते हैं, शावर में भी ये चीज़ होती है, सेम साइंटिफिकली फैक्ट है ये भी। कभी आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि जब भी हम शावर लेते हैं तो हमारे पास क्यों बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं। उसका रीज़न यही है, वो हमारा ब्रेन वेव को ऑल्टर कर देता है। तो वो हाइपर एक्टिव है, ब्रेन वेव नहीं होती, हम बिल्कुल काम हो जाते हैं, फोकस हो जाते हैं, जिसमें हमारी क्रिएटिविटी, कंसंट्रेशन, फोकस इंप्रूव होता है। अब मैं नेक्स्ट आपसे बात करता हूँ कि हम अपने लेफ्ट और राइट ब्रेन को कैसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं एक साथ। जो मैंने आपको बताया कि जीनियस लोग जो होते हैं उनका जो यूजुअली ब्रेन होता है, हमने आइंस्टाइन का बताया, सिंक्रोनाइज था उनका लेफ्ट और राइट ब्रेन, बहुत ईजिली उनके थॉट जो है प्रोसेसिंग बहुत ईजी हो सकती थी। वो हम कैसे कर सकते हैं, अपने ब्रेन को हम सुपर लर्निंग में कैसे ला सकते हैं, सिंक्रोनाइज कैसे कर सकते हैं। उसे समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे बॉडी का जो इधर का राइट पार्ट है वो हमारे लेफ्ट का ब्रेन हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है, और जो बॉडी का जो इधर का पार्ट है वो हमारा राइट का ब्रेन जो कंट्रोल करता है। नॉर्मली होता है क्या, ये हमारा एक बिहेवियर पैटर्न है, ये कभी भी एक दूसरे से मर्ज नहीं होते, यानी कि ऐसा नहीं है कि राइट की चीज़ आप एकदम से लेफ्ट से करेंगे, ऐसा नहीं होता। तो उसमें होता ही है कि कोई भी एक्टिविटी हम करते हैं तो हमारा सिर्फ एक पार्ट का ब्रेन ही इन्वॉल्व रहता है मैक्सिमम टाइम पे। अब हम दोनों हेमिस्फीयर को, दोनों ब्रेन के जो भी पार्ट है उनको दोनों को एक साथ कैसे सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। जब हमारा राइट पार्ट लेफ्ट की तरफ आएगा और लेफ्ट पार्ट राइट की तरफ जाएगा, जब आपका हैंड इस साइड आ जाएगा, यानी कि इस साइड की जो भी एक्टिविटी अब होगी, अगर वो आपका राइट हैंड करता है वो आपका अब ये वाला हेमिस्फीयर पिक नहीं करेगा, वो ये वाला हेमिस्फीयर पिक करेगा। उससे कहने मतलब ये है कि जब भी हम कुछ भी ऐसी चीज़ करते हैं, जैसे सपोज एग्जाम्पल के लिए हम नॉर्मली यूँ करते हैं, मगर अगर हम यूँ कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों हेमिस्फीयर एक साथ मर्ज हो जाते हैं। इसे कहते हैं हेमिसिंक। वो आपकी एबिलिटी इंप्रूव करता है सुपर लर्निंग की। तो अगर हम ये चीज़ देखें नेचुरली हम कहाँ पे चीज़ें होती हैं, सबसे पहली चीज़ जो भी मेडिटेशन की पोज में बैठते हैं उसमें क्या है, हम लेग क्रॉस कर रहे हैं, सेम दोनों हेमिस्फीयर एक साथ वर्क करते हैं। उसके अलावा जब हम योगा करते हैं, योगा में भी सब चीज़ें ऐसी होती है, जितने भी हम आसन बनाते हैं दोनों ब्रेन के जो हेमिस्फीयर है वो सिंक्रोनाइज हो रहे हैं। इसके अलावा एक ब्रेन जिम बोलते हैं जिसमें मुझे नहीं लगता कि उनमें आप में से कौन कौन वो चीज़ करना चाहेगा। वो एक्सरसाइज भी बहुत ही इफेक्टिव है आपके दोनों ब्रेन को एक साथ को सिंक्रोनाइज करने के लिए। बट ये चीज़ हम जानबूझ के करते हैं। आपने नोटिस किया होगा जब भी आप एग्जाम देते होंगे, जब हमें कुछ समझ में नहीं आता कि कुछ याद करने की कोशिश कर रहे हैं मगर वो चीज़ हमें पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, तो हम अनजाने में लाइक को क्रॉस करते हैं, अपने पैरों को क्रॉस करते हैं। सेकंड चीज़ हम कब क्रॉस करते हैं पैर को, जब हम टेंशन में होते हैं, जब हम रिलैक्स मूड में आना चाहते हैं, यानी कि हम रिलैक्स बैठे हुए हैं, हम
बिना जाने लैक को क्रॉस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमको एक काम स्टेट में लेके आता है। बट मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि अगर आप इन चीज़ों को करते हैं तो आप बिल्कुल एक जीनियस तरीके से आपका दिमाग चलने लग जाएगा। मैं ये इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि कंसंट्रेशन में, फोकस में, चीज़ को याद करने में, माइंड को रिलैक्स करने में ये बहुत आपको हेल्प करेगा, क्योंकि ये आपके दोनों ब्रेन के हेमिस्फीयर को वो एक साथ मर्ज करता है। सो गाइस, अब मैं आपसे बात करता हूँ लास्ट हैक की। लास्ट हैक है कि एसेंशियल ऑयल को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं फोकस, कंसंट्रेशन और मेमोरी के लिए। जो हमारी सेंस ऑफ स्मेल है, मैंने आपको बताया, वो हमारी डायरेक्ट मेमोरी से रिलेट करती है। जो भी आप चीज़ पढ़ रहे हैं, पढ़ते वक्त, स्टडी की तैयारी करते वक्त, उस टाइम जो एसेंशियल ऑयल आप लगाएंगे वो सेम टाइम पे अगर आप एग्ज़ाम में भी वही एसेंशियल ऑयल यूज़ करेंगे, पहली चीज़ तो ये होगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप अलग जगह पे आए हैं, वो सेटिंग आपको फैमिलियर लगेगी। यानी कि वो ऐसा नहीं लगेगा कि आप नर्वस फील करेंगे, क्योंकि एग्जाम टाइम पे यही होता है कि आप एग्जाम दे रहे होते हैं और नर्वस फील करते हैं, क्योंकि वो ऐसा लगता है कि ये मैं कोई अलग जगह में बैठा हुआ हूँ, ये मेरी जगह नहीं है। सेकंड चीज़ ये है कि अगर आप कुछ कंसंट्रेट करके कुछ सोचना चाह रहे हैं, क्योंकि आपकी वो मेमोरी से डायरेक्ट रिलेटेड है एसेंशियल ऑयल, तो वो आपकी बहुत हेल्प करेगा आपकी मेमोरी को रिटेन करने में। और इस चीज़ को करने के लिए कुछ लोग जो है च्युइंगम भी खाते हैं। जिस फ्लेवर की आप च्युइंगम खाते हैं स्टडी करते वक्त, उसी टाइम पे अगर एग्जाम के देते वक्त भी खाते हैं, काफ़ी आपको कंसंट्रेशन में और मेमोरी को रिटेन करने में बहुत हेल्प मिलती है। अगर आपके पास एसेंशियल ऑयल नहीं है, कोई भी आप फ्रेग्रेंस लगा सकते हैं, जो आप नॉर्मली कोई भी फ्रेग्रेंस है जो आप सेम उसको रिलेट कर सकें एग्जाम टाइम में भी। तो क्योंकि मैं एसेंशियल ऑयल की बात कर रहा हूँ, तो अगर मुझे रेकमेंड करना हो तो मिंट पुदीने की जो एसेंशियल ऑयल है वो सबसे बेस्ट होती है फोकस के लिए, कंसंट्रेशन के लिए। जो साइंटिफिक फैक्ट है कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट आपको मिलेगा मिंट से। मिंट है वो आपको एक्टिव, एनर्जेटिक और काम, फोकस, कंसंट्रेशन इसमें हेल्प करता है।